नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। मोदी मैक्रो के बीच यूक्रेन संकट और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। ईयू देशों से करीबी बढ़ाएगा भारत। पीएम स्वदेश के लिए रवाना। उत्तर प्रदेश में मौसम का कहर, 6 लोगों की मौत, जगह जगह हादसों में कई लोग घायल। राहुल गांधी को तेलंगाना हाई कोर्ट से भी झटका, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में नहीं कर सकेंगे कार्यक्रम। योगी आदित्यनाथ आज हरिद्वार में भागीरथी पर्यटन आवास का लोकार्पण करेंगे। अमित शाह आज 2 दिवसीय दौरे पर बंगाल के लिए रवाना। लगातार हार और इस्तीफों से हताश कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश, रैली को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की अपनी 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के समापन के बाद गुरुवार तड़के पेरिस से भारत के लिए रवाना हो गए हैं और इस दौरान उन्होंने व्यापार, ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कई द्विपक्षीय बैठकें भी की है। और इससे पहले पीएम मोदी 3 देशों की यूरोप यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंचे। यहां मोदी का भव्य स्वागत किया गया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो ने बेहद गर्मजोशी से उन्हें गले लगाया। इस दौरान मैक्रो की पत्नी ब्रिजेट मैक्रो भी मौजूद रही। पीएम मोदी ने मैक्रो को दोबारा राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर बधाई भी दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हमेशा की तरह अपने मित्र राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से मिलकर प्रसन्नता हुई है। हमने द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर लंबी बातचीत की। विभिन्न क्षेत्रों में फैली हमारी साझेदारी के साथ भारत और फ्रांस गर्वित विकास भागीदार है। और मोदी ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि फ्रांस की मेरी यात्रा संक्षिप्त लेकिन बहुत फलदायी रही है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और मुझसे विभिन्न विषयों पर चर्चा करने का अवसर भी हम दोनों को मिला। गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए मैं उन्हें फ्रांस सरकार को धन्यवाद देता हूं। और दोनों नेताओं के प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होने से पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एलिसी पैलेस में मोदी और मैक्रो ने अकेले में भी बातचीत की। पश्चिमी यूपी समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बुधवार शाम अचानक मौसम बदल गया। आंधी के साथ कई तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई, ओले भी गिरे और इस दौरान अलग अलग हादसों में 6 लोगों की जान चली गई। मेरठ में दोपहर बाद आई बारिश और आंधी ने जिले की बिजली आपूर्ति को बिगाड़ दिया। हस्तिनापुर क्षेत्र में कई जगह पेड़ टूटकर रोड पर गिर गए। शाम 6:30 बजे शहर में आंधी के साथ बारिश भी हुई। बागपत में तेज बारिश हुई। बालैनी क्षेत्र में ओलावृष्टि भी हुई। गांव खट्टा प्रहलादपुर में एक मकान पर बिजली गिर गई। इसमें गांव के पुष्पा पत्नी बिट्टू की मौत हो गई। पुष्पा पत्नी पवन और परी पुष्पी गंभीर रूप से घायल हो गए। मवी खुर्द गांव में खेत से लौट रहे आरक्षित की भी बिजली गिरने से मौत हो गई है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बुधवार को उस्मानिया विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कुलपति से टैगोर सभागार में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और छात्रों और बेरोजगार युवाओं के बीच आमने सामने बातचीत की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का 7 मई को विश्वविद्यालय में छात्रों से संवाद करने का कार्यक्रम था। आपको बता दें कि इससे पहले उस्मानिया यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने भी राहुल गांधी के दौरे को इजाजत देने से इनकार करते हुए कहा था कि कैंपस में राजनीति बैठकों की अनुमति नहीं दी जाती है। अदालत ने राहुल के कार्यक्रम पर रोक लगाते हुए कहा कि विश्वविद्यालय परिषद को राजनीतिक मंच के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि राजनीतिक आयोजनों को अनुमति देना विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद 159 ए के बैठक के संकल्प संख्या 6 का उल्लंघन है। अदालत ने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 सकारात्मक समानता की गारंटी देता है, न कि नकारात्मक समानता की। यह अदालत अपने कार्यकारी परिषद के प्रस्ताव के उल्लंघन में प्रस्तावित बैठक की अनुमति नहीं दे सकती है। कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री केसीआर की आलोचना की और आरोप लगाया है कि उनके दबाव की रणनीति के कारण विश्वविद्यालय ने राहुल गांधी की रैली को अनुमति नहीं दी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अलकनंदा घाट के किनारे बने यूपी पर्यटन विभाग के नए होटल भागीरथी पर्यटक आवास का लोकार्पण करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को लेकर 300 से अधिक पुलिस अधिकारी व कर्मचारी और पीएसी की 2 कंपनी की तैनाती की गई है। अलकनंदा घाट पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से भागीरथी पर्यटन आवास का निर्माण कराया गया है। बृहस्पतिवार को इस भवन का लोकार्पण होना है। समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक,
पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत कई संत मौजूद रहेंगे। इस दौरान यूपी टूरिज्म के पुराने होटल अलकनंदा को उत्तराखंड पर्यटन निगम के हवाले किया जाना है। पहाड़ी शैली में बनाए गए भागीरथी होटल में 100 कमरों में से 12 वीआईपी और 88 लग्जरी रूम है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन व कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सप्ताह भर से उत्तर प्रदेश के अधिकारी हरिद्वार में डेरा डाले हुए हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11:30 बजे भागीरथी होटल का लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। पिछले साल पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के बाद शाह पहली बार राज्य का दौरा करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्री गुरुवार को सुबह हिंगनगंज में सीमा सुरक्षा बल की तैरती सीमा चौकी का उद्घाटन करेंगे। हरिदासपुर में मैत्री संग्रहालय की आधारशिला भी रखेंगे और इसके समेत पार्टी नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। शाह राज्य के दौरे पर ऐसे वक्त जा रहे हैं जब 2021 विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी को कई बड़े नेताओं के इस्तीफों और गुटबाजी का सामना करना पड़ा और पार्टी राज्य में खुद को फिर से पुनर्गठित करने की कोशिश कर रही है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। मोदी मैक्रो के बीच यूक्रेन संकट और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। ईयू देशों से करीबी बढ़ाएगा भारत, पीएम उत्तर प्रदेश में मौसम का कहर, 6 लोगों की मौत, जगह जगह हादसों में कई लोग घायल। राहुल गांधी को तेलंगाना हाई कोर्ट से भी झटका, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में नहीं कर सकेंगे कार्यक्रम। योगी आदित्यनाथ आज हरिद्वार में भागीरथी पर्यटन आवास का लोकार्पण करेंगे। अमित शाह आज 2 दिवसीय दौरे पर बंगाल के लिए रवाना। लगातार हार और इस्तीफों से हताश कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश, रैली को भी करेंगे संबोधित। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस TNT बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। कोरोना संक्रमण से सिर्फ फेफड़े ही खराब नहीं होते, इस वायरस का लीवर और आंतों पर भी तगड़ा असर पड़ रहा है। यह आंतों को ब्लॉक कर देता है जिससे गैंग्रीन हो जाती है और आंतों को काटना पड़ता है। कुछ रोगी तो मर भी जाते हैं। जो बच गए हैं वे इस वक्त बहुत बुरी हालत में। यह बात IMACGP रिफ्रेशर कोर्स में हैदराबाद से आए विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप लखटकिया ने बताई। उन्होंने इस तरह के रोगियों पर प्रस्तुति भी दी। बताया कि कोरोना संक्रमण से नसों में ब्लॉकेज कर दिया। एंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड से नसों का ब्लॉकेज हटाया जा सकता है। GSVM मेडिकल कॉलेज के सभागार में चल रहे रिफ्रेशमेंट कोर्स में बताया गया कि कोरोना की चपेट में आए 20 रोगियों की आंतों में सूजन आ गई है और इसके साथ ही आंतें भी प्रभावित हुई। कोरोना संक्रमण के आंतों में जाने पर रोगी को डायरिया हो जाता है। कोरोना की जांच लार और नाक के द्रव्य के अलावा मल के सैंपल से भी की जाती है। शुरुआत में लोग इसी भ्रम में रहे कि कोरोना सिर्फ फेफड़ों को ही खराब कर रहा है, लेकिन अब पोस्ट कोविड रोगियों में आंतों की खराबी और गैंग्रीन के लक्षण साफ नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों की पैरों की नसें ब्लॉक होने से गैंग्रीन हुआ है। राजस्थान में जोधपुर के बाद अब भीलवाड़ा में तनाव पैदा हो गया है। बुधवार रात एक समुदाय के 2 युवकों पर हमला हुआ। इसके बाद उनकी बाइक में भी आग लगा दी गई। इस घटना से बढ़ के लोग भीलवाड़ा के सांगानेर इलाके में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। दोनों युवकों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है और हमला किस वजह से हुआ है यह अभी फिलहाल पता नहीं चल पाया है। भीलवाड़ा के कलेक्टर आशीष मोदी ने बताया है कि हम इलाके की CCTV फुटेज खंगाल रहे हैं ताकि आरोपियों का पता लगाया जा सके। हमले में एक व्यक्ति को मामूली चोटें भी आई हैं जबकि दूसरे के सिर में मामूली चोट है।
मैं जनता से अपील करता हूं कि वह अफवाहों पर ध्यान न दें और क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखें। इससे पूर्व राजस्थान के जोधपुर में ईद के एक दिन पहले हुई हिंसा से जो था शहर में तनाव बढ़ गया था, जिसके बाद आला अधिकारी अभी भी उसकी जांच में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य परिसंपत्तियों पर सहमति के बाद निर्णय तो हुए, लेकिन अभी कुछ प्रस्तावों पर आदेश जारी नहीं हो पाए। इस मामलों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने हरिद्वार में होने वाले कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समकक्ष उठा सकते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जो है हरिद्वार में यूपी सरकार के लग्जरी होटल भागीरथी आवास का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वह अलकनंदा होटल का हस्तांतरण पत्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी सौंप सकते हैं। हालांकि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च अधिकारियों की बैठक का कोई तय कार्यक्रम नहीं है, लेकिन दोनों राज्यों के बीच परिसंपत्तियों पर बनी सहमति के जिन मामलों में आदेश जारी नहीं हो पाए उन पर चर्चा हो सकती है। योगी के पैतृक गांव में हुए कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी परिसंपत्तियों पर हुए निर्णय के लिए मुख्यमंत्री योगी का धन्यवाद व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन सिंचाई विभाग के भवनों के हस्तांतरण व अन्य मसलों को वह सीएम योगी के समकक्ष भी उठा सकते हैं। दोनों राज्य के मध्य प्रदेश उत्तराखंड के क्षेत्र में उपयोग के लिए आवश्यक भूमि व भवनों का आकलन करने के लिए संयुक्त सर्वे टीम बनाने का निर्णय भी लिया गया था। संयुक्त सर्वे में जिला हरिद्वार में 669.920 हेक्टेयर व ऊधम सिंह नगर में 332.873 हेक्टेयर भूमि का हस्तांतरण किए जाने पर भी सहमति बन गई है। सीमा पर लगाई गई तारबंदी का सुरक्षा घेरा तोड़ने में नाकाम पाकिस्तान सांबा जिले की भौगोलिक स्थितियों को घुसपैठ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। रेतीली व दोमट मिट्टी के नीचे सुरंग खोदकर आतंकी भेजे जा रहे हैं। बुधवार को सांबा बॉर्डर पर चक फकीरा पोस्ट के पास जो सुरंग मिली है उसकी भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है। यहाँ भी रेतीली दोमट मिट्टी के टीले हैं जहाँ पानी का रिसाव होने का खतरा नहीं रहता। जमीन के नीचे खोदाई कर लंबी सुरंग बनाई गई है जिससे आतंकी घुसपैठ की आशंका है। और इससे 3 किलोमीटर दूर बैनकलाड में भी सुरंग मिली थी। बैनकलाड में 22 नवंबर 2020 को सांबा बॉर्डर पर ही रिगाल के पास बीएसएफ के तलाशी अभियान में सुरंग खोजी गई थी। वहीं जनवरी 2021 में कठुआ के हीरानगर में सुरंग मिली थी, जिसके बाद जो था वो अलर्ट हो गया था। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले आरोप का दौर जारी है। बुधवार को पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने भाजपा सरकार पर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा कि कांग्रेस बार बार यही आरोप लगाती आई है कि प्रदेश में जहां भी सांप्रदायिक तनाव काबू हुए, धर्म, हिंदुत्व, गौ माता और सांप्रदायिकता ही इस विचारधारा के लिए कहा कि मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है। पिछले 15 वर्षीय शिवराज सरकार के शासनकाल में प्रगति, विकास, गरीबी, सरकार विभिन्न योजनाओं में भ्रष्टाचार तथा झूठी घोषणाओं के अलावा कुछ भी नहीं कर रही। अब तनाव निगाह में अब प्रगति और विकास के दूसरे नाम व काम में तब्दील हो गए हैं। रायसेन चीज का प्रमाण दे रही है। तो ब्रेक पर जाने से पहले मोदी मैक्रो के बीच यूक्रेन संकट और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। देश में मौसम का कहर, 6 लोगों की मौत, जगह जगह हादसों में कई लोग घायल। से भी झटका, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में नहीं कर सकेंगे कार्यक्रम। भागीरथी पर्यटन आवास का लोकार्पण करेंगे। अमित शाह हार और इस्तीफों से हताश कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश, रैली को भी करेंगे। देश का सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा
कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजने के बाद उन पर कार्रवाई और अयोग्यता का खतरा मंडरा रहा है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 2 जून को अदालत में आत्मसमर्पण कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोरेन रांची की एक विशेष अदालत में आत्मसमर्पण करेंगे। आपको बता दें कि साल 2019 में उन पर रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में तत्कालीन नेता और प्रतिपक्ष के तौर पर धरना प्रदर्शन करने को लेकर मामला दर्ज किया गया था। अरगोड़ा थाने में दर्ज केस संख्या 149/19 में हेमंत सोरेन अब तक अदालत में हाजिर नहीं हुए। अब झारखंड में उनके खिलाफ तेजी से बदल रहे माहौल को देखते हुए हेमंत सोरेन इस मामले में विशेष अदालत में आत्मसमर्पण कर सकते हैं। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले की सुनवाई जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने से जुड़ा हुआ है, यह MPMAL की विशेष अदालत में चल रही है। वहीं मुख्यमंत्री खुद या अधिवक्ता के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। हालांकि इसकी बुधवार को मामले में सुनवाई निर्धारित थी, लेकिन उपस्थिति दर्ज नहीं की गई। वहीं रांची अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 2 जून को निर्धारित की है। लोकसभा चुनाव 2019 में मतदान के दिन 6 मई 2019 को फ्रांसिस स्कूल हरमू के बूथ नंबर 388 में हेमंत सोरेन पत्नी के साथ मतदान करने गए थे। हेमंत सोरेन अपने गले में पार्टी का पट्टा लटकाए हुए थे। मतदान स्थल पर पहुंचे थे, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नेपाल के कथित नाइट क्लब में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वीडियो को लेकर परोक्ष रूप से हमला करते हुए कहा है कि देश की जनता चीन की शुभचिंतकों को आगामी चुनाव में जवाब देगी। राय ने नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले का दौरा किया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने यहाँ संवाददाता सम्मेलन में राहुल गांधी की नेपाल यात्रा के दौरान कथित रूप से चीनी राजदूत के साथ मुलाकात पर सवाल उठाया। राय ने कहा कि हम लोग कह रहे हैं कि शिक्षा युक्त छत्तीसगढ़, विकास युक्त छत्तीसगढ़, भयमुक्त छत्तीसगढ़ और जनता कह रही है कि कांग्रेस मुक्त छत्तीसगढ़। उन्होंने कहा कि पूरे देश में देखिए कांग्रेस कहां चली गई है और क्यों नहीं छत्तीसगढ़ और देश की जनता यह चाहेगी कि जिसके नेता चीन के राजदूत के साथ बैठक कर रहे हो, क्या इस देश की जनता चाहेगी कि चीन के शुभचिंतकों और उनके साथ बैठक करने वाले लोग किसी राज्य या देश में सत्ता में रहे हों? केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान कांग्रेस पर चीनियों के सुर में सुर मिलाने और बोलने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नाम लिए बिना कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है कि कांग्रेस के नेता चीनियों के सुर में सुर मिलाकर बात कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि भाजपा सरकार प्रचार में हीरो है, जबकि उनकी पार्टी और उनके नेतृत्व वाली पार्टी सरकार उस मोर्चे पर जीरो थी, क्योंकि अपने काम और उपलब्धियों का प्रचार करने में विफल रहे थे। आजाद यहां लोकमत टाइम्स एक्सीलेंस और हेल्थ केयर अवार्ड 2021 कार्यक्रम में बोल रहे थे। आजाद ने कहा कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में उनके 42 साल, तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उन्हें काम करने का संतोष मिला। उन्होंने कहा कि उस दौरान उन्होंने लोगों के कई नवाचार शुरू किए और कई नए कल्याणकारी विचारों को लागू किया। आजाद ने याद किया कि जब उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया था, तब उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से उनके स्वास्थ्य मंत्रालय आवंटित करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि इस पर सिंह ने कहा था कि उनके जैसे अनुभवी नेता के लिए यह मंत्रालय बहुत छोटा है। उन्होंने कहा कि हालांकि मैं भाग्यशाली था क्योंकि मुझे स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। मैंने तत्कालीन प्रधानमंत्री से कहा था कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ और अपने विचारों को अमल में लाना चाहता हूँ। आजाद ने कहा कि उन्होंने देश के स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में एक बुनियादी बदलाव लाया और मेडिकल शिक्षण संकाय में उम्र बढ़ाने और मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए भूमि उपयोग में बड़े बदलाव लाए। मंच पर मौजूद भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस का नाम लेते हुए आजाद ने कहा कि उनकी सरकार प्रचार में हीरो है, लेकिन हमारी सरकार प्रचार में जीरो रही। राजधानी के सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिक अब डीटीसी व क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। दिल्ली सरकार ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को मुफ्त बस यात्रा पास मुहैया करवाया है। उप मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया ने 100 निर्माण श्रमिकों को मुफ्त बस यात्रा पास देकर इस योजना की शुरुआत की। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण श्रमिक राष्ट्र के निर्माता हैं और देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार इन राष्ट्र निर्माताओं की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का मानना था कि जिन्हें कुदरत से कम मिला है, उनके लिए सरकार बेहतर ढंग से काम करते हुए लाभकारी योजनाएं बनाए।
बाबा साहेब के इस नजरिए को पूरा करते हुए दिल्ली सरकार दिल्ली के निर्माण श्रमिकों की बेहतरी व उनके सहयोग करने का काम कर रही है। सिसोदिया ने आगे कहा कि बहुत कम निर्माण श्रमिक ऐसे होते हैं जिन्हें उनके निर्माण स्थल के पास ही रहने की जगह मिलती है, जबकि ज्यादातर श्रमिक जो है निर्माण स्थल से काफी दूर रहते हैं और रोजाना उन्हें अपने निर्माण स्थल तक आने जाने के लिए पैसा खर्चना होता है। निर्माण श्रमिकों की यात्रा संबंधी समस्याओं को समाप्त करने के लिए व यात्रा खर्च बचाने में उनकी मदद करने के लिए सरकार ने उनके लिए मुफ्त बस यात्रा पास योजना शुरुआत की है, जिससे हर श्रमिकों को सीधा लाभ पहुंचेगा। पंजाब में एक बार फिर से कोरोना ने खतरनाक रफ्तार पकड़ ली है। बुधवार को सेहत विभाग के अधिकारियों में उस समय हड़कंप मच गया जब पटियाला के गांव सिंधुवाल स्थित राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एक साथ 46 विद्यार्थी कोरोना संक्रमित पाए गए। इससे पहले यूनिवर्सिटी में 15 और विद्यार्थी कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। इसके बाद अब यहां कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 61 हो गई है। इसके बाद सेहत विभाग ने बुधवार को एहतियाती कदम उठाते हुए यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से सील कर दिया। अब न यूनिवर्सिटी में कोई बाहर से अंदर जा सकता है और न ही अंदर से बाहर जा सकेगा। सेहत विभाग के डॉक्टर सुमित सिंह ने बताया कि बुधवार को विभाग की टीम की ओर से 500 और सैंपल कोविड जांच के लिए गए हैं और इसमें विद्यार्थियों के साथ साथ फैकल्टी मेंबर भी शामिल हैं। डॉक्टर सुमित सिंह ने बताया कि लॉ यूनिवर्सिटी के जो 61 विद्यार्थी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं उनमें किसी को भी अस्पताल में दाखिल करने की जरूरत फिलहाल नहीं पड़ी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मोदी मैक्रो के बीच यूक्रेन संकट और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। ईयू देशों से करीबी बढ़ाएगा भारत। पीएम स्वदेश के लिए रवाना। उत्तर प्रदेश में मौसम का कहर, 6 लोगों की मौत, जगह जगह हादसों में कई लोग घायल। राहुल गांधी को तेलंगाना हाई कोर्ट से भी झटका, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में नहीं कर सकेंगे कार्यक्रम। योगी आदित्यनाथ आज हरिद्वार में भागीरथी पर्यटन आवास का लोकार्पण करेंगे। अमित शाह आज 2 दिवसीय दौरे पर बंगाल के लिए रवाना। लगातार हार और इस्तीफों से हताश कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश, रैली को भी करेंगे संबोधित।